हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 और उसका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा अभी है वो है वेरिएशन कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ। मतलब जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे। ये सारी टर्म्स हमने पहले पढ़ ली थी इस चैप्टर के अंदर, रिवाइज कर लेना और आपने की भी होंगी आई थिंक। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना आपकी, उसमें क्या है, न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। एक फॉर्मूलेज को एक पेज पे लिखो और जितने न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में दे रखे हैं या फिर प्रदीप की बुक या फिर जोन सी भी गाइड आप यूज़ करते हो उसे बार बार रिपीट करो। और अगर कोई गाइड नहीं है ना तो जो नीट के और इसके आईआईटी के जेई के प्रीवियस ईयर हैं वो लगा के देखो तो मोस्टली फार्मूले बेसिस पे ही हो जाते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो समझने वाले होते हैं, जिसके क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं लेकिन वैसे थ्योरी वाइज पूछे जाते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल ये है कि जो वेरिएशन है कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ वो हम कैसे करेंगे। देखो जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है वो चेंज होती है कब, जब हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज़ होगी जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे, चाहे फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम टूटे आयंस के अंदर, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो फटाक से आयंस के अंदर टूट जाए, जैसे KCl, NaCl। और वीक का एग्जांपल है एसिटिक एसिड। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट, अब ये ऐसा क्यों हुआ कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर रही है हमारी जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ आयंस है ना पर यूनिट वॉल्यूम, जो चार्ज को कैरी कर रहे थे या फिर जो करंट को कैरी कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, करंट किस वजह से था, आयंस की वजह से ही तो था। अब जो नंबर ऑफ़ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो घट रहे हैं डाइल्यूट करने पे, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। अगर आयंस इंक्रीज़ होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, और अगर आयंस ही डिक्रीज़ होंगे तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल आप इस तरीके से लो, जैसे कि आपने क्या किया, 5 दाने चीनी के घोल लिए, किस में घोले, आधा ग्लास पानी के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा मीठा हुआ। लेकिन आप पूरे 1 ग्लास के अंदर 5 दाने चीनी के डालोगे और फिर उसे वो करोगे तो वो तो उतना भी मीठा नहीं होगा जितना पहले था। तो क्या हुआ, मिठास डिक्रीज़ होगी ना। उसी तरीके से जैसे हम आयंस हैं, KCl के आयन ले लिया हमने। ठीक है, पहले 5 आयन थे कितने में, 1 लीटर पानी के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 लीटर पानी और मिला दिया। अब 2 लीटर के अंदर क्या है, वही 5 आयंस है। तो इससे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी या वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि 1 लीटर पानी के अंदर पहले कितने थे, 5 आयन। अब वही 5 आयंस कितने में होंगे, 2 लीटर पानी के अंदर होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी डाइल्यूशन पे। The conductivity of solution at any given concentration is conductance of 1 unit volume of solution kept between 2 platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length। मतलब इन्होंने क्या बताई है अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, कि जो कंडक्टिविटी होगी ना सॉल्यूशन की किसी भी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर, वो क्या होता है, वो कंडक्टेंस होता है किसका, 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का, जो कहाँ रखा हुआ है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, विद, और एरिया कितना होना चाहिए, विद यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ
1 मीटर स्क्वायर एरिया, उनके बीच में जो सॉल्यूशन रखा गया है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन इज़ द कंडक्टेंस, वो होगी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की। G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू A/L, ये हमने पहले भी पढ़ा था। G क्या था? कंडक्टेंस था। ये कापा क्या था? कंडक्टिविटी था। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या था? लेंथ। अब जो दोनों A और L है वो हमने 1 ले रखे हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की एट अ गिवन कंसंट्रेशन, किसी गिवन कंसंट्रेशन पे क्या होगी? कंडक्टेंस होगी, इज़ द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन, जो कंटेन कर रहा था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कैप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रोड के बीच में कैप रखा हुआ है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ही तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? A होगा। और जो डिस्टेंस है यूनिट लेंथ की, मतलब 1 मीटर लेंथ। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हुआ? कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया अपॉन लेंथ क्या है? 1 ले रखे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया? कंडक्टिविटी के इक्वल हो गया। किस कंडीशन पे? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ क्या होगा? 1 मीटर। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखो इसने क्या रख रखा है? A को इक्वल रख दिया V के, क्योंकि एरिया भी कितना था? 1 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितनी है? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। कौन सा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू द वॉल्यूम। ठीक है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन जब कम होती जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ती जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम V है सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी बढ़ रहा है ना। It has been found that decrease in conductivity on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो कंडक्टिविटी का डिक्रीज है ना, कब? जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम इंक्रीज के कंपैरिजन में। ठीक है। फिजिकली इट मीन दैट एट अ गिवन कंसंट्रेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? एज कि जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब गैप होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल, मतलब इलेक्ट्रोड्स किसके? कंडक्टिविटी सेल के, एट ए यूनिट डिस्टेंस लेंथ 1 मीटर, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंटेन कर सके, जिसके अंदर क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। जब कंसंट्रेशन अप्रोच करेगी ज़ीरो, मतलब जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ज़ीरो, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी को हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लैम्डा m, और ऊपर ये छोटी सी ज़ीरो। ये ज़ीरो अगर होगी तो इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, अगर ये ज़ीरो ऊपर नहीं होगी तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे डिफ़र करती है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये हमें दिखा रखा है 2.6 फिगर के अंदर।
देखो जो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी अंडर रूट सी का ग्राफ जब बना रखा है ना, तो एक तो है वीक एसिटिक एसिड का जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग का जो कि KCl है। तो ये ग्राफ बना रखा है। अब जब अलग अलग हम पढ़ेंगे ना स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस एक एक करके, तब पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं, उसके अंदर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी स्लोली। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। देखो ये 0.4 है, यहाँ से जैसे जैसे कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट कर दिया, अब कितना हो गया, मतलब जैसे पहले 4 आयंस थे, फिर क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज करती है, तो कंसंट्रेशन 0.2 होगी। लेकिन जो डाइल्यूट करने के ऊपर क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 ऊपर 400 तक इसकी वैल्यू चली गई। ठीक है, और इसकी इक्वेशन ये है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कैन बी सीन दैट इफ़ वी प्लॉट, मतलब ये देखा गया कि जो 2.6 फिगर के अंदर क्या दिखा रखा है, लैम्डा m अगेंस्ट रूट c की का जो ग्राफ बना रखा है ना, तो इसके ऊपर हम इंटरसेप्ट क्या मिला हमें, लैम्डा नोट m, और जो स्लोप है वो क्या होगा, -a। क्योंकि जो ये इस टाइप की इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, लेकिन इसमें क्या है, -c है, तो इस वजह से क्या होगा, ग्राफ इसका नेगेटिव स्लोप दिखाएगा। तो ये -a इसका स्लोप हो गया। जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो कांस्टेंट a यूज़ कर रखा है ना गिवन सॉल्वेंट के लिए और टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करेगी किस पे, ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी a की वैल्यू। द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। और जो चार्ज है कैटाइन और एनायन पे कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोशिएशन होगा। जैसे कि NaCl के अंदर क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज +1 और -1। और CaCl2 के अंदर क्या हुआ, Ca2 प्लस 2 Cl माइनस। अब Cl के ऊपर तो -1 है, लेकिन Ca के ऊपर क्या है, +2 चार्ज। तो ये चार्जेस ऐसे निकालते हैं। MgSO4 किस में टूटेगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, तो चार्ज क्या हुआ, +2 और -2। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पार्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ A, मतलब सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, उनकी सेम A की वैल्यू होगी। जैसे कि NaCl पे चार्ज था Na+1 और Cl -1, तो 1 चार्ज था ना। ऐसे ही KCl अगर हम लेंगे तो उसके ऊपर भी 1 चार्ज है, तो जो A की वैल्यू होगी ना इन दोनों की वो सेम होगी, NaCl के लिए भी और KCl के लिए भी। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन डिफरेंट, ये उसी के ऊपर न्यूमेरिकल दिखा रखा है कि कैसे हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये तो लैब में भी करवाया जाता है। अब आगे कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश ने क्या किया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वैल्यूज़ फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज़, मतलब जब उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के उसमें देखा तो क्या था, रेगुलरिटी थी सर्टेन। ही नोटेड दैट द डिफरेंस इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of electrolyte NaX and Kx for any x is nearly constant। मतलब इसने क्या देखा कि जो डिफरेंस था ना किसमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
किसकी, NaX की और KX की। और NeX मतलब X क्या हो सकता है, कोई भी, जैसे NaCl होता है, NaI होता है, ऐसे ही X हैलोजन, वो क्या थी, नियरली कांस्टेंट थी। फॉर एग्जांपल 298 केल्विन के ऊपर क्या था, लैम्डा नोट m KCl माइनस लैम्डा नोट m NaCl, वो किसके इक्वल थी, लैम्डा नोट m KBr माइनस लैम्डा नोट m NaBr। अब इससे इज इक्वल टू लैम्डा नोट m KI माइनस लैम्डा नोट m NaI। तो ये क्या थे, इक्वल हो गई थी। ये किसके इक्वल थी, 223.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सिमिलरली इसके लिए पाया गया था। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने बताया है कि कोलराश ने क्या देखा कि ये तो ऊपर बता दिया गया था ना कि ए की वैल्यू सेम होगी अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे NaX है, KX है। तो उसी तरीके से इसने एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, मतलब ऊपर के ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब कोलरोश ने देखा कि जो माइग्रेशन ऑफ आयंस है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब आयंस का चलना फिरना क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो इसी वजह से इसने लॉ दिया, और उस लॉ ने क्या स्टेट किया, दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आपके CBSE में भी आती है ये, और वैसे भी पूछी जाती है। मतलब कोलरोश लॉ ने क्या स्टेट किया था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनायन और कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सम। क्यों, जैसे कि NaCl के अंदर कौन कौन से आयन है, Na+ और Cl- है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की क्या होगी, लैम्डा नोट Na+ प्लस लैम्डा नोट Cl-, मतलब दोनों आयंस का मिक्सचर। इससे क्या बनेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अब NaCl की जगह पे अगर होता MgSO4, तो वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा नोट m MgSO4 इज इक्वल टू लैम्डा नोट Mg2 प्लस लैम्डा नोट SO4 2-। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के बाद जो होगा वो उनके इक्वल होगा। अब इन जनरल के अंदर क्या लिख दिया, मतलब कोई भी आयन हो उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या लिखी गई, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव V+ कैटायन एंड V- एनायन, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इससे दी जाएगी। देखो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किससे दी जाएगी, V+ का मतलब है कि कितने कैटाइंस, और उसके मल्टीप्लाई में होगी उसकी लिमिटिंग मोलर लैम्डा नोट m+ की वैल्यू। ठीक है, वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ कैटायन की और उसका कोफिशिएंट, जैसे CaSO4 था ना ऊपर, CaSO4 नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, MgCl2 का ले लो। ठीक है, MgCl2 किस चीज़ में टूटेगा, Mg2+ में और 2 Cl- में। अब वो कैसे लिखा जाएगा, 1/+2, मतलब जो इसकी लैम्डा नोट प्लस दी जाएगी और ये जो V+ है ना ये होगा उसका कोफिशिएंट। जैसे मैग्नीशियम कितना है, 1 है ना, लेकिन क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं। तो उस 2 को उस नेगेटिव वाली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कैटायन होंगे वो कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई होंगे, और जो एनायन है वो एनायन की से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब आया केस वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, उसकी क्या होती है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, मतलब वो डिसोशिएट कम होते हैं हाई कंसंट्रेशंस पे।
and hence for such electrolyte the change in lambda naught m with dilution is due to increase in degree of dissociation and consequently the number of ions in total volume of solution that contain 1 mole of electrolyte। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो कम डिसोशिएट हो रहे थे, तो हम कैसे निकालेंगे कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो जो चेंज होगा ना मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ, वो किस वजह से होगा, इंक्रीज़ इन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है ना इंक्रीज़ करती जा रही है डाइल्यूशन के साथ साथ, वो ज़्यादा डिसोशिएट कर देगा। और जो नंबर ऑफ आयंस है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस टाइप के केसेस के अंदर क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी स्टीपली ऑन डाइल्यूशन करने पे, स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन। कब, जब लोअर कंसंट्रेशन हो। लैम्डा नोट एम कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सट्राप्लोटेशन ऑफ लैम्डा नोट एम टू 0 कंसंट्रेशन। अब वो क्या हो जाएगा, पैरेलल ग्राफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर उसे कितना ही ऊपर तक करो तो वो पैरेलल चला जाएगा, तो उसकी वो निकाल नहीं सकते हम 0 कंसंट्रेशन पे। और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो जाएगा, कैसे, कम्प्लीटली, ठीक है। बट एट सच लो कंसंट्रेशन जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो बहुत कम होती है, दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। उस टाइम पे हम उसे एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। इसी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैसे हम निकालेंगे, कोलराश लॉ का हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। एट एनी कंसंट्रेशन सी, अगर अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, then it can be obtained to ratio of molar conductivity lambda m at a concentration C2 limiting molar conductivity lambda naught m। तो इससे क्या फॉर्मूला आया, अल्फ़ा क्या थी, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, वो किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया अपना। बट वी नो दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नोट एम, ये आ जाएगा। अब जो एप्लीकेशन है कोलरोश लॉ की वो क्या है, यूजिंग कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये पॉसिबल हुआ कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। किससे, किन से, जब हम लैम्डा नोट एम इंडिविजुअल आयन से। मोरओवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी पॉसिबल है कि हम उनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। वी नो द लैम्डा नोट एम एंड लैम्डा एम एट अ गिवन कंसंट्रेशन सी। जब हमें लैम्डा नोट एम और लैम्डा एम की वैल्यू दी जाए ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फॉर्मूले से। ये देखो न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, CaCl2 की और MgSO4 की। डेटा इन टेबल 3.4 में जो डेटा दे रखा है ना, मतलब ऊपर दे रखा था उससे, तो उससे देख के आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपल, जो इसकी वैल्यू है ना, जैसे लैम्डा नोट Ca2 प्लस की वैल्यू उस टेबल में दे रखी है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जो CaCl2 डिसोशिएट किस में होगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो Ca का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और Cl का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और फिर सिंपल ऐड करना है तो इससे वैल्यू आ जाएगी। अब MgSO4 के अंदर क्या है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो सेम रह गई, और फिर इनको ऐड कर दो तो MgSO4 की आ जाएगी। अब ये है लैम्डा नोट M4 NaCl HCl NaAC की दे रखी है, और हमें निकालने किसकी है, HAC। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर है ना, हमें क्या करना पड़ता है, जैसे
हमें क्या बनाना है, HAC बनाना है, तो वो आयंस तो ऐड कर दो जिसके अंदर H है और AC है, और उसे माइनस कर दो जिसके अंदर H और AC में से कोई सा नहीं है। तो H और AC में किस किस में है, HCl में और NaAC में, तो इन दोनों को ऐड कर दो वैल्यूज़ को, और सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, NaCl वाली से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल जो ऊपर फॉर्मूले निकाले थे ना उससे सीधा है। कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, और कंडक्टिविटी भी दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। अगर लैम्डा नोट m एसिटिक एसिड का कितना है, लैम्डा m दे रखा है, तो कंडक्टिविटी अपॉन c, अच्छा लैम्डा m नोट दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो पहले तो हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, उससे निकलाई वैल्यू। अब अल्फ़ा क्या था, लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट m, ठीक है, तो उससे अल्फ़ा की वैल्यू निकलाई। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो ऊपर निकाला था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो तो आ गया आंसर। ठीक है, ये ट्राई करना घर पे, और आगे अगला टॉपिक शुरू कर देंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।